Yes, students, good morning, all of you. So, students, today we are going to move to the next topic. Yesterday we have done the वर्नियर्स थ्योरी. हमने कल जो करा था वो था वर्नियर्स थ्योरी करी थी. अब हम यहाँ पर एक चीज़ करने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते कैसे हैं. तो देखेंगे यहाँ पर. देखो बच्चों, दो चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट दोनों का बनने का प्रोसेस एक ही जैसा है. दोनों कैसे बनते हैं? दो सॉल्ट्स को मिक्स करने के बाद आपका क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और डबल सॉल्ट बनता है. ठीक है ना. डबल सॉल्ट के केस में जो हम दो सॉल्ट्स डालेंगे वो एक मतलब कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी डाल सकते हैं और इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में भी हो तो भी बन सकता है. बट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको जब हम बनाएंगे दो सॉल्ट से, तो दोनों सॉल्ट्स का जो प्रोपोर्शन है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए, तब जाके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है. इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड द डबल सॉल्ट. दोनों कैसे बनते हैं? डबल सॉल्ट दो सॉल्ट्स को मिक्स करने के बाद बनते हैं. ठीक है ना. लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, FeCN का होल 6 Cl2, दिस इज Cl4, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ठीक है ना. अब यहाँ पर एक डबल सॉल्ट ले लेते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस एमोनियम सल्फेट, बेसिकली मोर सॉल्ट होता है ये. FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O. ये क्या है? फेरस एमोनियम सल्फेट. इसको हम मोर सॉल्ट कहते हैं. देखो, ये सॉल्ट है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. ये डबल सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक बार चला जाता है वो बाहर नहीं आता. सो यहाँ पर CN इज नॉट CN कैन नॉट बी कम इन द फॉर्म ऑफ आयन. आयन की फॉर्म में ये नहीं आ सकता. इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वी विल गेट ओनली Cl नेगेटिव एज अ आयनिक फॉर्म और दिस कोऑर्डिनेशन और दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होगा और इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज होगा. बट अगर हम बात करें इस कंपाउंड के अंदर, डबल सॉल्ट के अंदर, ऑल एलिमेंट्स गेट डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आयंस. अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में इस कंपाउंड को डालते हैं तो ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं. इज इट क्लियर? तो ये कैसे होते हैं डबल सॉल्ट? ये आयनाइजेबल होते हैं. सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे एटम्स जो होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं. एंड दीज एलिमेंट्स आर नॉट आयनाइजेबल. इट मीन्स द एलिमेंट्स और एटम्स प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर नॉन आयनाइजेबल. इज इट क्लियर? अगर हम यहाँ पर टेस्ट करना चाहें Fe का, SO4 का, NH4 का, तो यहाँ पे सबका टेस्ट मिल जाएगा. बट यहाँ पर Fe और CN का टेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये आयनाइजेबल नहीं है. नेक्स्ट, यहाँ पर तो ये इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये आयनाइजेबल नहीं होते, ये आयनाइजेबल होते हैं. इट मीन्स यहाँ पर हमको हर आयन का टेस्ट नहीं मिल सकता, यहाँ पर हर आयन का टेस्ट मिल जाता है. यहाँ पे यहाँ पर जो है इसका एग्जाम्पल ये रहा, इसका एग्जाम्पल ये रहा. आप इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उसको हमको देखना है. डेफिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट pertaining to coordination compound. तो ध्यान से सुनेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को हमको यहाँ पे क्लियर करना है. तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो आती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी. कोऑर्डिनेशन एंटिटी. देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे. जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है F, इसके अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है? FeCN का होल 6. ठीक है ना. और यहाँ पर +4. ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बच्चों. इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बच्चों यहाँ पर ये Fe और Cn
ये Fe और Cn, ये जो मेटल एटम है और ये मॉलिक्यूल जो है, इन दोनों को मिलाकर इसको हम इन दोनों को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनसे बना है, इसलिए ये क्या कहलाएंगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। इज इट क्लियर? ये क्या कहलाएंगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये सब क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इसकी डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आप एनसीईआरटी से इसको कर सकते हैं, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, मतलब कि इसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम, मतलब कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या होता है, एक तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है ना, बॉन्डेड टू फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, जो कि इसके साथ कौन बॉन्ड बना के रखेंगे, या तो मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे। तो यहाँ पे Cn नेगेटिव है तो ये आयन है, जैसे कि अगर NH3 होता तो मॉलिक्यूल होता, इसके साथ आयन या फिर मॉलिक्यूल बॉन्डेड बना के बैठे होंगे, तो ये सेंट्रल एटम आयन और मॉलिक्यूल जो उसके साथ बॉन्डेड होंगे उनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल एटम और आयन। सेकेंड टर्म आती है यहाँ पर सेंट्रल एटम और आयन। सेंट्रल एटम और आयन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, जैसे ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो ये मेटल एटम होता है इसको हम क्या कह देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। मतलब कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर एक मेटल एटम है जिसके साथ ये आयंस और मॉलिक्यूल कनेक्टेड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। इज इट क्लियर? देखिए यहाँ पे रीड करता हूँ, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयंस टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस ग्रुप्स आर बाउंडेड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। मतलब कि जो जैसे कि यहाँ पर Cn है, ये क्या है, आयन है, यहाँ पर मॉलिक्यूल भी हो सकते थे, ये आयन और मॉलिक्यूल जिसके साथ कनेक्टेड होते हैं, जिस मेटल एटम के साथ ये कनेक्टेड होते हैं, उस मेटल एटम को कहते हैं सेंट्रल एटम और आयन, और इनका इसके अराउंड क्या होता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट वन इज लिगेंड्स। नेक्स्ट वन इज लिगेंड्स। देखिए लिगेंड्स क्या होते हैं बच्चों, लिगेंड्स आर दोज आयंस और मॉलिक्यूल्स विच आर बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल आयंस। इज इट क्लियर? मतलब कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो आयंस और मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम और आयंस के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर Cn इस सेंट्रल मेटल आयन के साथ कनेक्टेड है, सो Cn इज कॉल्ड लिगेंड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर Cn क्या होगा, लिगेंड होगा। नेक्स्ट लिगेंड्स बच्चों अलग अलग तरीके के होते हैं, यूनिडेंडेंट लिगेंड, डायडेंडेंट, ट्राइडेंडेंट, टेट्राडेंडेंट, पेंटाडेंडेंट, हेक्साडेंडेंट। इट मीन्स हम इनको पॉलीडेंडेंट कह सकते हैं। मतलब कि अब हम यहाँ पर इसको हमने क्लासिफाई कैसे करा, मैंने जैसे कहा यूनिडेंटेट लिगेंड, मतलब कि जिसके पास वन डोनर एटम होगा, डोनर एटम, जैसे कि NH3 में N के ऊपर लोन पेयर होता है, तो सिर्फ NH3 सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक ही डोनर एटम है, तो ये यूनिडेंडेंट कहलाएगा, ठीक है ना। डायडेंडेंट होता है या फिर बायडेंडेंट कह लो, बायडेंटेट लिगेंड, तो इसके अंदर कितने होते हैं, 2 डोनर एटम्स, ठीक है ना, 2 डोनर एटम्स होते हैं यहाँ पर। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल हो गया इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है ना, यहाँ पर NH2, दोनों NH2 के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पर 2 डोनर एटम है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं एक ही साथ, तो डायडेंडेंट। ऐसे जिनके पास 3 होंगे वो ट्राइडेंडेंट, ऐसे ही जिसके पास 4 होंगे वो टेट्राडेंडेंट। तो इनको हम, जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं उसको हम पॉलीडेंडेंट लिगेंड कह देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टर्म आती है डेंटिसिटी, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखता हूँ, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पर ये क्या है बेसिकली बच्चों, इथाइलिन, इसका नाम क्या है, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट। इसको इन शॉर्ट में हम कह देते हैं EDTA, और इसके ऊपर साइन होता है 4 नेगेटिव, ठीक है ना। देखो 4 नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पर ये बेसिकली इन 4 ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और इन 2 नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। इज इट क्लियर? तो इसलिए इसको हेक्साडेंडेंट कहते हैं।
अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है बच्चों, यहाँ पर ये टोटल 6 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अगर इसने मैं ये नहीं करूँगी हर बार 6 के 6 बनाएगा, हो सकता है 4 बॉन्ड बना ले, 5 बना ले, 3 बनाए, 2 बनाए। अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी इसकी डेंटिसिटी। वैसे तो हेक्साडेंटेंट है, बट अगर इसने 2 बॉन्ड बनाए तो डेंटिसिटी इसकी 2, 3 बॉन्ड बनाए तो डेंटिसिटी 3। इस तरह से हम इसकी बात करते हैं। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स आज हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर अभी और डेफिनेशंस हैं तो उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।